नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस सप्ताह हमने उपन्यास पढ़ना शुरू किया था और उपन्यास से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक पेपर 1 के थे वो पिछले 3 दिनों में हम पढ़ चुके हैं। तो उपन्यास से जुड़े हुए जितने भी फर्स्ट पेपर के टॉपिक है, चाहे वह उपन्यास और यथार्थवाद हो, हिंदी उपन्यासिक विकास यात्रा हो या हिंदी के विशिष्ट उपन्यासकार हों, ये 3 टॉपिक सिलेबस के हम पिछले 3 दिनों में पढ़ चुके हैं। अब हमें आज से पेपर 2 में मूव करना है और पेपर 2 में मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 उपन्यास हमारे सिलेबस में हैं। गोदान, मैला आंचल, महाभोज और दिव्या। ये चारों उपन्यास हम क्रमशः पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम पहला उपन्यास शुरू करने जा रहे हैं वो है गोदान। गोदान अगले 3 से 4 दिन, क्योंकि गोदान से ऐसा कोई एग्ज़ाम या ऐसी कोई मुख्य परीक्षा नहीं रही यूपीएससी की जिसमें गोदान से प्रश्न नहीं आया हो। एक प्रश्न गोदान से आता ही आता है और व्याख्या सबसे ज़्यादा अगर कहीं से आएंगी तो वो केवल और केवल कौन होगा? गोदान होगा। इसलिए गोदान को तसल्ली से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो गोदान को हमें पढ़ने की कोशिश करनी है। आज जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, आज 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। गोदान में पीढ़ी संघर्ष कहाँ देखने को मिलता है, गोदान किस प्रकार डूबते हुए सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद की कथा है, और गोदान में आदर्शवाद और यथार्थवाद का आदर्शवाद कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और यथार्थवाद कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये 3 टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 3 ही टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं गोदान में पीढ़ी संघर्ष से। चलिए, तो ये जो नोट्स होंगे सारे उपन्यास के पेपर 2 के, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है गोदान में पीढ़ी संघर्ष। पीढ़ी संघर्ष से क्या मतलब है कि 2 पीढ़ियाँ होंगी, उन दोनों पीढ़ियों के विचारों में वैषम्य देखने को मिलेगा। इसी को इन्होंने पीढ़ी संघर्ष कहा है। लेकिन वैषम्य जो विचारों का आएगा, दोनों के विचारों की पृष्ठभूमि अलग अलग होगी, उसकी वजह से विचारों में विषमता आती है। तो यहाँ पर पीढ़ी संघर्ष का जो मुख्य कारण है, उसका क्या कारण प्रेमचंद ने बताया कि एक तो पुरानी पीढ़ी क्या है, परंपरा को छोड़ना नहीं चाहती है, वो परंपरा से बंधी हुई रहना चाहती है। जैसे हमारे पेरेंट्स से अगर बात करें तो वे काफ़ी परंपरावादी हमारी तुलना में ज़्यादा नज़र आते हैं, स्वाभाविक तौर पर नज़र आते हैं। और नई पीढ़ी क्या चाहती है? नई पीढ़ी प्रयोग करना चाहती है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है। इन दोनों के थॉट प्रोसेस की वजह से दोनों में टकराव देखने को मिलता है, जिसे पीढ़ी संघर्ष कहा गया है। गोदान की अगर बात करें तो गोदान में पीढ़ी संघर्ष 3 जगह देखने को मिलता है। पहला है झुनिया और भोला का जो संवाद है, उसमें यह देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पृष्ठभूमि है वो है विधवा नारी की स्वतंत्रता की गूंज। झुनिया एक विधवा है जिसकी स्वतंत्रता की जो अपेक्षा है, उस पर कुछ संवाद देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार दाता दीन माता दीन सिलिया का जो परिवार है, उन पे भी माता पिता के रूप में के लेवल पर एक जो पीढ़ी संघर्ष है वो देखने को मिलता है, पर यह बहुत ही सीमित तौर पर है। असली जो पीढ़ी संघर्ष है जिस पर विस्तार से देखने को मिलता है वो है होरी और गोबर। पात्र को आपको पता होगा, गोदान के पात्र सर्वविदित हैं। होरी किसान इसका केंद्रीय पात्र है और गोबर उसका लड़का है। यह जो दौर है वो है ढहते सामंतवाद और बढ़ते हुए पूंजीवाद का। पूंजीवाद तो आपको पता है, पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, लेकिन सामंतवाद क्या होता है इसको ऐसे समझिए। सामंतवाद भी एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जमीन होंगी, काफ़ी सारी ज़मीनें होंगी। उन ज़मीनों का जो स्वामित्व होगा वो किसी उच्च रसिक के पास होगा, जिनको जमींदार कहा जाता है या सामंत कहा जाता है। और सामान्यतः ये समाज के भी उच्च वर्ग से होते हैं। ये जो उच्च वर्गीय लोग होंगे, ये जो किसान होंगे, जो निम्न जाति के होंगे या समाज की निम्न पृष्ठभूमि से होंगी, उनसे अपने खेतों पर काम कराते हैं। और जो ये समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं, ये पूर्णतया किस पर निर्भर होते हैं? ये सामंती जो व्यवस्था है, जमींदार होता है, उन्हीं पर निर्भर होते हैं, जिससे इनका शोषण होता रहता है। तो ये एक शोषणकारी व्यवस्था है। पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद उसके बाद में आया है। तो पूंजीवाद में क्या है कि हालांकि दोनों ही शोषणपरक व्यवस्थाएं हैं,
यहाँ पर जो सामंत है वो किसान का शोषण कर रहा है और पूंजीवाद में पूंजीपति मजदूर का शोषण कर रहा है। हालांकि दोनों शासन परक है, पर वह दौर है जब सामंतवाद जाने को हो रहा है और पूंजीवाद उभर रहा है। तो उस दौर के परिप्रेक्ष्य में हमें इस पीढ़ी संघर्ष को समझना है। तो जो होरी और गोबर का जो संदर्भ है उसी पर हमें पीढ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। इस पे रामविलास शर्मा जी ने भी कहा है, होरी व गोबर की बातचीत एक पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकारों को पहचानने वाले नए किसान की चेतना की टक्कर है। तो इस पे इन्होंने अपना एक परिप्रेक्ष्य दिया है कि होरी तो कौन है, होरी एक पिछड़ा हुआ किसान है और गोबर कौन है, जो अपने अधिकारों को पहचानने वाला नया किसान है। ये दोनों के जब थॉट प्रोसेस बदले हैं तो उसी की टक्कर गोदान में दिखाई गई है। अब हम देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनके विचारों में मतभेद है और इससे जुड़े हुए कथन केवल मैंने सांकेतिक लिखे हैं। आप पूरे कथन अपने नोट से लिखेंगे या जो मेरे नोट्स हैं उद्धरण वाले वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। होरी का क्या है, होरी यही है कि होरी और जो पुरानी पीढ़ी है वो क्या है, पुरानी परंपराओं में बंधे रहना चाहती है। तो यथास्थितिवाद जो है, यथास्थितिवादी मानसिकता की शिकार है। तो ये चाहते हैं कि जो भी है वही बना रहे, जबकि गोबर होगा उसमें क्या होगी, विद्रोही मानसिकता देखने को मिलती है। वो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है। होरी का मानना है कि जो भी समाज में विषमताएं बनी हुई हैं वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। बोलते हैं कि छोटे बड़े भगवान के घर बनकर आते हैं, जबकि गोबर का मानना है कि नहीं, ये समाज ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये समाज की व्यवस्थाएं हैं जो विषमताएं क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो गोबर का विचार इससे अलग है। उसके बाद है होरी का विचार है कि बिरादरी व मर्जाद का दबाव उन पर ज़्यादा है। मतलब वो जो आसपास के चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, गांव के लोग क्या कहेंगे, गांव में जात बाहर कर दिया जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। इन सब चीज़ों से भय खाने का जो काम है वो होरी करते हैं, होरी का विचार है ये। लेकिन जबकि गोबर क्या कहते हैं, गोबर ये रहते हैं कि अगर बिरादरी और जो मर्जाद है ये सब क्या है, समाज, और जो समाज है अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, पूंजीपति थॉट आ रहा है, देखिए, अगर बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसा हो तो बिरादरी और समाज साइडलाइन हो जाते हैं, उसका ये सब निरर्थक हो जाते हैं और महत्वहीन हो जाते हैं, ठीक है। फिर है होरी कौन है, उसकी धर्म में अत्यधिक आस्था है। होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। यह कथन इस उपन्यास में है, जिसमें ये दर्शाता है कि होरी धर्म को लेकर काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी प्रतिबद्ध नज़र आता है। तो धर्म के प्रति उसकी अत्यधिक आस्था है। और धर्म क्या है, शोषणकारी है। धर्म से भी, धर्म की अव्यवस्थाएं जो है, जो इसका चरित्र है, उसको भी उद्घाटित किया है किसने, प्रेमचंद ने। तो लेकिन जो गोबर है, गोबर का जो विचार है, धर्म क्या है, उच्च वर्गों का एक उपकरण मात्र है। किसके लिए, शोषण करने के लिए। वो इसको धर्म के भय में, धर्म का भय दिखाकर शोषण करते हैं। तो यह उच्च वर्गों का एक उपकरण है शोषण करने का। होरी का पर्सपेक्टिव देखें तो संपूर्ण जो मानसिकता है पूरे समाज की, उसकी पूरी जो मानसिकता है होरी की, वह सामंतवादी समाज के अनुकूल है, ठीक है। वो किसानी के कार्य में मर्जाद पाता है, इज्जत पाता है, लेकिन मजदूरी में नहीं पाता है। पैसा चाहे नहीं मिले पर इज्जत मिलनी चाहिए, है ना। इसी सामंतवादी समाज के वो अनुकूल बना हुआ है। जबकि जो गोबर है वो पूंजीवाद के अनुकूल है। वो कहता है कि अगर आय होगा, अधिक धन होगा तो समाज में प्रतिष्ठा होगी, अर्थात आय की प्रतिष्ठा ही सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो उदाहरण सहित मैंने आपको बताई, ये विचार जो अलग अलग हैं, धर्म को लेकर विचार है, जो आपका यथास्थितिवादी मानसिकता है, विषमता क्यों है, बिरादरी और मर्जाद का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, धर्म क्या रोल है, और पूरी की पूरी मानसिकता क्या है, ये दोनों में जो मतभेद है, इसी की वजह से पीढ़ी संघर्ष दिखता है, ठीक है। तो किसी भी रूप में पूछा जाए, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है अगला जो टॉपिक है वो है ढहता सामंतवाद और पूंजीवाद, उभरता हुआ पूंजीवाद, ठीक है।
तो ये दौर कौन सा? देखिए 1936 में ये गोदान लिखा गया था। ये वही दौर है जब भारत तीव्र संक्रमण काल से गुजर रहा था। भारत में पूंजीपति भी आ रहे थे और भारत में समाजवाद का प्रभाव भी देखने को मिल रहा था। अगर आपने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अच्छे से पढ़ा है, जो हमें इतिहास में पढ़ना होता है, तो आप पाएंगे कि यह तीव्र संक्रमण का दौर है। ठीक है, अब आप इसमें दिखाएंगे कि समाजवादी जो सामंतवादी समाज है उसमें किसान की स्थिति क्या है। तो होरी की जो स्थिति है वो सारी चीज़ें आप बता देंगे। फिर सामंतवाद मैंने आपको बता दिया कि क्या है। सामंतवादी व्यवस्था में ज़मीनों का जो मालिक होता है, स्वामित्व होता है, वो उच्च वर्ग के लोगों के पास होता है, जिसे सामंत या जमींदार कहा जाता है। और निम्न वर्ग के लोग मजदूरी करते हैं या उसके यहाँ पहले तो ये भी करते थे, गुलामी भी करते थे, तो उस पर निर्भर रहते हैं और वही सर्वे सर्वा बना रहता है। तो उसकी केंद्रीय भूमिका रहती है। जैसे राय साहब का कथन है, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली है। मतलब उन्होंने एक हस्ती बना रखी है, सामंतवादी हस्ती बना रखी है, जो पूंजीवाद के आने से कमज़ोर हो रही है। फिर पूंजीवादी अगर चरित्र की खोज की है प्रेमचंद ने, तो उन्होंने उसको भी कोई बहुत अच्छा नहीं बताया है। उसमें भी उसके जो मुनाफे की जो दुनिया है, बुद्धि पर जो टिका हुआ है, उसी पर उन्होंने कमेंट किया है। पूंजीवादी व्यवस्था के भी कोई समर्थन में नहीं रहे हैं। यह आज जो करोड़पति बने हैं सब स्पेक्यूलेशन से बने हैं। मिनटों में लाखों का व्यारा न्यारा हो जाता है। मतलब पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसकी कमियां भी उन्होंने इंगित की हैं। मालती के माध्यम से भी वही कहलवाया है। इस नई सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा, कुल और जाति सब धन के सामने क्या है, ये है। और यही विचार हमने गोबर के भी देखने को मिले थे। तो नहीं, गोबर तो पूंजीवादी व्यवस्था के सपोर्ट में है, माफ़ी चाहूँगा। तो मालती के माध्यम से इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने दिखाया कि पूंजीवाद के चलते सामने पत्रकारिता का विकास किस प्रकार हो रहा है। जैसे राय साहब ओंकारनाथ को लालच देते हैं और ओंकारनाथ उस लालच में आ जाते हैं, तो यही दिखाया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो आदर्श है, नैतिकता है, वो किस प्रकार गिरती हुई नज़र आएगी। इसी दौरान वो इसी जो परिप्रेक्ष्य में ढहते सामंतवाद और उभरते पूंजीवाद के परिप्रेक्ष्य में नारीवादी आंदोलनों की शुरुआत उन्होंने दिखाई है। जो मालती का जो चरित्र दिखाया गया है वो उभरती हुई नारी चेतना का प्रतीक दिखाया गया है। दलित चेतना को भी इन्होंने दिखाया है, जो सिलिया के परिवार के आक्रोश के रूप में दिखाया है, जहाँ पर दलित हर बार शांत रह जाता था, विद्रोह जो शोषण है उसको संयमित तरीके से ले लेता था। अब वो विद्रोहात्मक चेतना का उभार इन्होंने दिखाया गया है। तो ओवरऑल जो इनका पर्सपेक्टिव है, जो गोदान का पर्सपेक्टिव है, जो प्रेमचंद का पर्सपेक्टिव है, जो इनके विचार हैं, वो यही हैं कि दोनों व्यवस्थाएं क्या हैं, शोषणकारी हैं। न तो गांव में जो स्थिति किसान की है वही स्थिति शहर में मजदूर की है। तो लेकिन ये जो ट्रांजिशन का जो समय है, इसमें दोनों की विशेषताएं इन्होंने दर्शाई है और दोनों को ही क्रिटिसाइज भी किया है, दोनों की ही आलोचना इन्होंने की है। तो ये जो हुआ, ये हमारा दूसरा टॉपिक हुआ। फिर जो तीसरा टॉपिक है हमारा आज का, वो है गोदान में आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। आदर्शवाद है कि यथार्थवाद है, या दोनों है, या क्या है। तो देखिए, अगर एक सेंटेंस में कहना हो हमको, तो गोदान की जो मूल प्रकृति है वो यथार्थवादी है, आदर्शवादी नहीं है। ये बड़े घर की बेटी जो कहानी है, वैसा आदर्शवाद यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हिंदी में प्रेमचंद से पूर्व उपदेशात्मक व ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमानियत के तत्व क्या थे, हावी थे। आरंभ में प्रेमचंद गांधी के आदर्शवाद से प्रभावित रहे और उनकी जो रचनाएं हैं वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की स्थापना करती हैं, जहाँ पर हृदय परिवर्तन, पश्चाताप जैसी घटनाओं के माध्यम से वो वापस उस आदर्श की स्थापना करते हैं जो आदर्श समाज में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, लेकिन गोदान तक आते आते यह लगता है कि आदर्शवाद से उनका विश्वास उठ चुका था, ख़त्म हो गया था, और उन्होंने यथार्थवाद को पूरी तरह से अपना लिया है। ठीक है, तो पूर्ण यथार्थवादी रचना गोदान को कहा जाएगा। यथार्थवाद होता क्या है? रचनाकार अपने पूर्वाग्रहों
और आस्थाओं से। हो सकता है मेरी विचार, जैसे प्रेमचंद का विचार संयुक्त आस्था के प्रति, संयुक्त परिवार के प्रति आस्था हो, लेकिन वो अपनी रचना में ऐसा नहीं दिखाएंगे कि संयुक्त परिवार के प्रति उनकी पूर्णतः आस्था है जब वो यथार्थवादी रचना लिखेंगे। तो रचनाकार अपने पूर्वाग्रहों और आस्थाओं से बचते हुए स्थितियों का यथा तथ्य चित्रण करे, ना किसी यूटोपिया का निर्माण करे, तो उससे क्या कहेंगे? यथार्थवादी कहेंगे। यूटोपिया मतलब किसी आदर्शवादी समाज की स्थापना का प्रयास नहीं करे। यथार्थवाद के अंश कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जब वो समाज को यथा स्थिति से चित्रित करते हैं। वो कोटेशन देखिए, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। ये होरी का कथन है, जो उस सामंतवादी व्यवस्था का एक घटक बनकर रह गया है। कोई विद्रोही चेतना देखने को नहीं मिलती है, बल्कि उसको पूर्णतः स्वीकार कर रहा है इस शोषणपरक व्यवस्था को। धनिया का मन आज भी यही कहता है कि उसकी दवा दारू की होती तो वे बच जाते, पर एक धैले की दवा भी ना मंगा सकी। तो ये यथास्थितिवाद है कि दवा के पैसे भी नहीं हैं। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? तो ठीक है, पेट की रोटियों का संकट, चरम गरीबी का जो स्तर है वो जैसा है वैसे का वैसा प्रेमचंद ने दिखाया है। यही यथार्थवाद है। होरी की गाय की लालसा का यथार्थ, शुरुआत से अंत तक गाय पे कहानी चलती है। गाय का यथार्थ दिखाया गया कि एक किसान केवल एक छोटी सी उसकी मूलभूत आवश्यकता गाय को भी लेने के लिए एक आकांक्षा ही बनी रह जाती है, एक लालसा ही बनी रह जाती है। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न और सबसे बड़ी साध थी। मतलब एक छोटी सी चीज़ उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न बन चुका है। यह यथार्थ दिखाया है। गोदान का अंत भी यथार्थवादी है। त्रासद प्रभाव उभरता है वहाँ पर, जहाँ उन्होंने लिखा है, मेरा कहना सुनना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में लग जाएंगे। रो मत धनिया, कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा हो गई, अब मरने दे। कितने मार्मिक ये शब्द हैं। एक बार और पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितनी भयंकर बात यहाँ कही जा रही है और कितना समाज की हालत क्या है। कि देखिए, एक जो किसान है वो अंतिम शब्द क्या कह रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद धनिया की जो स्थिति बताई गई है वो भी यथार्थवादी है कि आंसू गिर रहे हैं, पैसे तो है नहीं कि डॉक्टर को बुला ले, ठीक है ना। तो क्या ये सचमुच यथार्थवादी है? बिल्कुल। आदर्शवाद के तत्वों की जब चर्चा करेंगे, है ना, कि भाई आदर्शवाद कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ आदर्शवाद देखने को नहीं मिलता है, तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर यथार्थवादी रचना है। संक्षिप्त तौर पे, सीमित तौर पे कहीं कहीं आदर्शवाद की झलक देखने को मिलती है। वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? एक तो मिस मालती का हृदय परिवर्तन, माता दीन का हृदय परिवर्तन, गोबर का हृदय परिवर्तन और संयुक्त परिवार मूल्य में आस्था अगर देखें तो छोटे छोटे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भी आदर्शवाद देखने को मिलता है। पर मोस्टली क्या है, ये एक यथार्थवादी रचना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये यथार्थवादी रचना है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो यथार्थवाद इन्होंने दिखाया है वो समाजवादी यथार्थवाद है या मार्क्सवादी यथार्थवाद है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मार्क्सवाद भी आ चुका था और समाजवाद भी आ चुका था, ठीक है। मार्क्सवादी या माफ़ी चाहूँगा, मार्क्सवाद और समाजवाद तो एक ही बात है कि क्या यह समाजवादी यथार्थ है कि नहीं है, ठीक है। उस दौरान समाजवाद आ चुका है। मैंने रेफरेंस लिया था हिंदी का, जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके रेफरेंस में देखें तो समाजवाद का आगमन हो चुका है। तो साहित्य में भी देखें तो प्रगतिवाद का आगमन हो चुका है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो चुकी है जिसके प्रेमचंद खुद एक पार्ट थे, ठीक है। अब मार्क्सवाद के अगर तत्व देखें तो मार्क्सवाद क्या मानता है? शोषण की मूल समस्या क्या है? सामाजिक न होकर आर्थिक है। धर्म और बिरादरी क्या है? शोषण के उपकरण मात्र है, जिसे और जो इसको स्वीकार कर रहा है उसमें एक मिथ्या चेतना कही जाती है। खन्ना जैसे लोग स्पेक्यूलेशन से लखपति बन गए तो पूंजीवाद की भी आलोचना की जा रही है। ओंकारनाथ का पूंजीपति के यहाँ बिकना भी पूंजीपति की आलोचना है। मेहता व मालती का विवाह न करना, यह विवाह व्यवस्था पर एक प्रहार देखने को मिलता है। गोविंद जो धर्म व परिवार के आदर्शवादी मूल्यों से पूरी तरह जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यह क्या है, वंचित है अपने अधिकारों से, ठीक है।
तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्क्सवाद क्या है, स्थूल रूप में नहीं है कि सीधा सीधा मार्क्सवाद की अभिव्यक्ति हो, जैसा दिव्या में दिखता है। दिव्या में मार्क्सवाद और स्थूल रूप में दिखता है। समाजवाद के थोड़े बहुत मूल्य गोदान में उपस्थित होते हैं और यह मार्क्सवाद की अविकल प्रस्तुति नहीं, इसमें कई बिंदुओं पर मार्क्सवाद का अतिक्रमण भी किया है। अब देखिए, शोषण की मूल समस्या आर्थिक है, ये बताया है क्या? बिल्कुल बताया है। इससे जुड़ा हुआ कथन लिखेंगे। ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि शोषण के उपकरण, होरी के कथन, खन्ना जैसे वाला का कथन, प्रेमचंद का, ओंकारनाथ का बिकना, ये सारे जो घटनाक्रम है ये मार्क्सवाद के तत्व के रूप में देखने को मिलते हैं और ये स्थूल रूप में ना होकर सूक्ष्म रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन मार्क्सवाद का अतिक्रमण भी देखने को मिलता है। कैसे? जो मजदूरों की हड़ताल का परिणाम होता है वो उसका अतिक्रमण करता है, मार्क्सवाद के विपरीत है। मालती का विवाह न करना आध्यात्मिक चिंतन का परिणाम है, ना कि विवाह व्यवस्था से दूरी है या विवाह व्यवस्था का विद्रोह है। ठीक है, तो यहाँ पर यह अतिक्रमण भी करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी प्रभाव क्या देखने को मिलता है। अगला जो टॉपिक है वो है गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव, तो ये टॉपिक और पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज चूंकि हमने 3 ही टॉपिक निर्धारित किए थे और वापस एक बार आते हैं हमारे शेड्यूल पर, तो ये तीनों टॉपिक हम कर चुके हैं। कल हम मार्क्सवाद का प्रभाव, महाकाव्यात्मकता, एक त्रासदी के रूप में और गोदान का नामकरण, ये 4 टॉपिक हम कल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो भी प्रश्न हो या तो कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप पर आप भेज सकते हैं और कल हम फिर नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।